हाँ भाई, सबसे पहला सवाल दे रखा है स्क्रीन पे। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस वेर प्रिपेयर्ड सेपरेटली, विच वन ऑफ दीज विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू। माइनिंग के लिए हम कई सवाल देख रहे हैं वैसे तो। विच विल रिकॉर्ड द हाईएस्ट पीएच वैल्यू, तो जैसे सॉल्ट अगर दे रखा है तो हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को आराम से यूज़ कर सकते हैं, और अगर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को यूज़ करेंगे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे फिर हम लोग आराम से पीएच वाले पार्ट को कलेक्ट कर पाएंगे। वैसे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस उतना नहीं कराना है, हम लोग को बस ये देखना पड़ेगा कि जो सॉल्ट हम लोग बनाए हैं वो सॉल्ट जो बना वो कौन कौन से एसिड्स एंड बेस से बना। जिस केस में बेस सबसे स्ट्रांग होगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट पीएच बोला है, तो जिसमें सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर होगा जिस सॉल्ट में उसका पीएच सबसे हाईएस्ट होगा। तो जैसे BaCl2 वाला पार्ट BaOH होल ट्वाइस से बनेगा और साथ ही साथ HCl से बनेगा। AlCl3 वाला पार्ट AlOH होल थ्राइस से बनेगा और साथ ही साथ HCl से बनेगा। LiCl वाला पार्ट LiOH से बनेगा और प्लस HCl। और लास्ट वाले केस में BeCl2 दे रखा, BeCl2 BaOH होल ट्वाइस से बनना चाहिए और साथ ही साथ HCl। हाँ, तो अगर हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें, एसिड तो सब में कॉमन है, उससे कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ना है। हाईएस्ट पीएच चाहिए, अगर हाईएस्ट पीएच चाहिए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चाहिए होगा। तो जैसे चारों में अगर बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें तो एल्युमिनियम तो वीक बेस में आएगा, लिथियम और अल्कालाइन अर्थ मेटल्स वाले पार्ट। हाँ ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे जो बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट है वो इंक्रीज़ करता है क्योंकि सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ करता है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट ज़्यादा बेसिक होगा एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम, और लिथियम वाले पार्ट से बेरिलियम वाला पार्ट ज़्यादा बेसिक नेचर का रहेगा। तो ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला पार्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। जो बेस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसका सॉल्ट भी सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का रहेगा, और जो सॉल्ट सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का रहेगा वो पीएच वैल्यू भी सबसे हाईएस्ट देगा। मेरे हिसाब से BaCl2 वाला पार्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई जल्दी, कोई डाउट है तो। चलो डाउट नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड वाले केस में the percentage of pyridine that forms pyridinium ion in a 0.1 molar aqueous pyridine solution Kb is equal to this। अरे ट्राई करके देखो, सिंपल सा सवाल है मेरे हिसाब से। ट्राई करके देखो एक बार। विशाल सर, उसमें रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है, एक बार देखो। ये बना किसी से? अद्रिजा, शारदा, क्या बोल रहे? जल्दी बनाओ।
चलो बढ़िया, दर्जा से तो बन गया। क्या आंसर आ रहा है दर्जा? 0.013%। हाँ शारदा जल्दी बनाओ यार। शशांक मेरे हिसाब से तो बनने लायक सवाल है थोड़ा, चलो देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ पैरिडीन दैट फॉर्म्स पैरिडीनियम आयन इन अ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस पैरिडीन सॉल्यूशन। तो जैसे पैरिडीन का मतलब तो तुम लोगों को मालूम ही है, वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा पैरिडीन है कि क्या है, तो ये बेसिकली बेस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर पैरिडीन वाला पार्ट वाटर में एग्जिस्ट करता तो डेफिनेटली बेस है, मतलब OH माइनस रिलीज़ करेगा। तो OH माइनस रिलीज़ तो तब करेगा ना जब पैरिडीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर पैरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो उस केस में जैसे मान लो अगर हम लोग एक तो परसेंटेज निकालने बोला है, परसेंटेज तो हम लोग फिर बाद में निकालेंगे, अभी के लिए ऐसा लिख लेते हैं। जो भी कंसंट्रेशन दे रखा 0.1 मोलर, तो हम लोग नॉर्मली आयनिक इक्विलिब्रियम में यही लिख के चलते थे C/1 माइनस अल्फ़ा टाइप से पार्ट। तो अगर C/1 माइनस अल्फ़ा लिख के चलते हैं तो सामने वाले साइड में C अल्फ़ा का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे भी C अल्फ़ा का फॉर्मेशन होता है। और KB बहुत ही छोटा दिख रहा है। अगर KB बहुत ही छोटा दिख रहा है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आराम से काफ़ी छोटा होगा, ज़्यादा कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ने पूछा है द परसेंटेज ऑफ पैरिडीनियम दैट फॉर्म्स पैरिडीनियम आयन। पैरिडीन का कौन सा परसेंट या फिर पैरिडीन के कितना परसेंटेज पैरिडीनियम आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो परसेंटेज के टर्म में जब बात करेंगे तो हम लोग को टोटल कंसंट्रेशन से ज़्यादा मतलब होगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग परसेंटेज के टर्म में काम कर रहे हैं। जो काम 1 मोल के रिस्पेक्ट में होगा वही काम 10 मोल के रिस्पेक्ट में होगा, वही काम 100 मोल के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ C लिखो या ना लिखो से फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल अल्फ़ा से मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हम लोग अगर 1 माइनस अल्फ़ा के टर्म में काम करें तो ये एक्सप्रेशन मालूम होगा ही, C⁴/1 माइनस अल्फ़ा नॉर्मली होता है। तो कंसंट्रेशन ले या ना ले उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलो ठीक है, कंसंट्रेशन ले के चलते हैं। तो अगर यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट करते थे तो शायद ध्यान होगा रूट अंडर K/C के बराबर निकल के आता है। कि डायरेक्ट रिलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा न्यूमेरिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला याद रखना है इन सब केसेस में। तो अल्फ़ा = रूट अंडर K/C और K वाला पार्ट दे रखा है 1.7 × 10⁻⁹, C वाला पार्ट दे रखा है 0.1 के बराबर। तो उसके हिसाब से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो डेसिमल हट गया, तो 1.7 मतलब 17 × 10⁻⁹। तो एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग 170 बोल देते हैं। 170 × 10⁻10 तो ज़्यादा बेटर होगा, और इसका अंडर रूट ले लिया। तो 170 का अंडर रूट कितना आएगा, तो जैसे शायद से 13 का जो अंडर रूट होता है मालूम होता है, सॉरी 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो नियर अबाउट वही होना चाहिए 13 × 10⁻⁵। लेकिन सवाल में अल्फ़ा निकालने नहीं बोला है, सवाल ने बोला है परसेंटेज। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है जब इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से परसेंटेज डिसोसिएशन निकल के आता है। तो अल्फ़ा वाला पार्ट को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 10⁻³ वैल्यू होना चाहिए। 13 × 10⁻³ 13 टाइप का तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन B अपना आंसर निकल के आएगा। समझ में आया शशांक? और फार्मूला याद रखा करो भाई, मतलब हम तो इसको जनरलाइज वे में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को डायरेक्टली फार्मूला याद रखना है। देख के मालूम पड़ रहा है KB का वैल्यू बहुत छोटा है। अगर KB का वैल्यू बहुत छोटा है तो सीधा अल्फ़ा यहाँ KB/C हो जाएगा, K नहीं बेस है, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू सीधा √KB/C के बराबर निकल के आ गया। अगर सामने वाले का कंसंट्रेशन निकालना है तो C अल्फ़ा मतलब √CK भी इस टाइप का फार्मूला यूज़ करना ही करना है, इतना डेरिवेशन तुम लोग को नहीं करना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। ट्राई करके देखो एक बार सवाल, देखिए तो सिंपल ही सवाल दिख रहा है, ट्राई करके देखो।
सवाल बन जाएगा तो हाथ रेस कर देना ताकि हमको स्क्रीन पे दिखते रहे। बढ़िया शारदा। जल्दी ट्राई करो द्रिजा, जल्दी। ये कौन आया भाई? भवेश रंजन। ये तुम में से किसी जान पहचान के क्या है? भवेश रंजन। चलो ध्यान दो। सवाल में बोला है द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 2AB2। 2AB2 वाला पार्ट डिसोसिएट करके 2AB बनाएगा और साथ ही साथ B2 बनाएगा। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1। ठीक है। द एक्सप्रेशन रिलेटिंग टू द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अरे यार बड़ा घटिया सवाल नहीं पूछ दिया। ये चीज़ बहुत पहले बोला था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में जब भी काम करेंगे तो हम लोग उसमें कभी भी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब नहीं रखेंगे रिएक्टेंट वाले पार्ट से। रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो, लिखना अपने को 1 - अल्फ़ा ही होता है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिक डेफिनेशन से जाए तो उस केस में हमेशा एक चीज़ फिक्स है कि हाँ भाई हम लोग 1 मोल के रिस्पेक्ट में डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग 2 मोल दे रखे तो भी कोई कोफिशिएंट 2 दे रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे हमेशा हम लोग 1 - अल्फ़ा के बराबर, जो कि यहाँ पे x के बराबर दे रखा तो 1 - x लिखा। एक चीज़ है, कोफिशिएंट वाले पार्ट को जब हम लोग रिलेट करेंगे तो वहाँ से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के हिसाब से कितना फॉर्मेशन होगा ये देखना होता है। तो अगर रिएक्टेंट का 2 मोल प्रोडक्ट में AB का 2 मोल बना रहा तो अल्फ़ा वाला पार्ट अल्फ़ा बनाएगा तो यहाँ पे x के बराबर वैल्यू आएगा। लेकिन रिएक्टेंट का 2 मोल प्रोडक्ट का 1 मोल बना रहा तो इसका मतलब अल्फ़ा वाला पार्ट अल्फ़ा/2 फॉर्मेशन या फिर x/2 का फॉर्मेशन करेगा। और तुम लोगों को एक शॉर्टकट बता रखा है KP वाले पार्ट का। KP इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू द पावर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड प्रोडक्ट B2 पर पावर 1 divided by number of moles of AB2 per power 2 into P total upon N total per power delta N। तो अगर इस पार्ट को कंसिडर करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB वाला पार्ट तो x के बराबर है तो x का होल स्क्वायर हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B2 x/2 के बराबर है तो x/2 कंसिडर कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB2 वाला पार्ट 1 - x के बराबर है। P टोटल दे रखा है सवाल में, P के बराबर ही, और N टोटल अगर कैलकुलेट करें तो N टोटल में सारे के सारे नंबर ऑफ मोल्स ऐड करना है। तो 1 - x प्लस x/2। तो 1 - x प्लस x वाला पार्ट को अगर कंसिडर करेंगे प्लस x/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 1 + x/2। तो 1 + x/2 और डेल्टा N कितना है? तो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट 2 + 1 3 है, रिएक्टेंट वाले पार्ट में 1 है। इसका मतलब 3 - 2 कोफिशिएंट वाला पार्ट 1 ले सकते हैं। तो एक्सप्रेशन में देख के ऐसा मालूम पड़ रहा है कि ये जो 2 वाला पार्ट है इसको यहाँ डाला, फिर उसके बाद 2 वाले पार्ट को ऊपर लेके चले गए तो वहाँ से x² की जगह पे x³ कर दिया, 1 - x कर दिया इंटू 2p डिवाइड बाई 2 + x। तो ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपने काम का नहीं है। और सवाल में मेंशन किया है x इज़ वेरी मच लेस दैन 1। तो ये अप्रोक्सीमेशन हम लोग उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे x इज़ वेरी मच लेस दैन 1 अगर बोला है तो इसका मतलब यहाँ से 1 - x को हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर लिख सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर 1 - x को अप्रोक्सीमेटली 1 लिख दिए तो यहाँ से जो 2 + x है इस चीज़ को भी हम लोग अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों पार्ट जिसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं,
ये दोनों के दोनों पार्ट को हम लोग आराम से मेंशन कर सकते हैं, हाँ भाई ये दोनों पार्ट को हम लोग अप्रोक्सीमेटली हटा सकते हैं। तो यहाँ से एक्सप्रेशन में के पी इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 इंटू पी डिवाइडेड बाई 2 निकल के आएगा। तो सवाल ने पूछा है x का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ के पी। अगर x का एक्सप्रेशन निकालने बोलेगा तो 2 के पी डिवाइडेड बाई पी का क्यूब रूट कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए, पर पावर 1/3 होना चाहिए। 2 के पी ऑप्शन बी अपना आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आया शशांक? थोड़ा घटिया सवाल नहीं था? हाय शशांक, बोल कुछ, कमेंट दे। खुद से बन था यार ये तो सवाल। आज जनता बढ़ रही है, कहाँ से इतनी जनता आ गई भाई? चलो, अगर सवाल समझ, वैसे सवाल का सोल्यूशन तो वैसे भी तुम लोग को पीडीएफ में भेज देंगे, तो नोट करने की ज़रूरत तो है नहीं। अगले सवाल में बढ़ते हैं ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। तो हमको लगता है काफ़ी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, कोई 30 हमसे पहले भी डाउट पूछ चुका है, ये आईने की इक्विलिब्रियम का ही सवाल है। चलो एक बार सवाल रीड करो। H2S gas when passed through a solution of cations containing HCl precipitates the cation of second group in qualitative analysis, but not those belonging to the fourth group. It is because H2S gas when passed through a solution of cations containing HCl, H2S वाला पार्ट जब डिसोसिएट होगा तो 2 H प्लस बनाएगा और साथ ही साथ H2 माइनस बनाएगा। अगर हम लोग इसी सॉल्यूशन में HCl डाल के रखें तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस और Cl माइनस बनाएगा। तो अगर कॉमन आयन है, इसका मतलब आराम से कॉमन आयन इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। और अगर कॉमन आयन इफेक्ट हुआ तो जो वीक एसिड वाला पार्ट होता है या जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट होता है, इसमें रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज़ करता है। तो अगर H2S का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज़ करेगा, मतलब जो सल्फ़र 2 माइनस है इससे कंसनट्रेशन डिक्रीज़ करेगा। तो अगर कंसनट्रेशन बहुत छोटा हो गया तो जो प्रेसिपिटेशन वाला पार्ट है वो फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेसिपिटेशन कराने के लिए एक सर्टेन कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड होगा। तो जैसे यहाँ में मेंशन किया है, ये फैक्ट तुम्हारे ज़्यादा काम का नहीं है क्योंकि तुम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं पढ़ना होता, बट बस कन्फ्यूज़न के लिए चीज़ को डाला गया है। इन क्वालिटेटिव एनालिसिस द कटायंस ऑफ सेकेंड ग्रुप इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बट नॉट दोज बिलोंगिंग टू द फोर्थ ग्रुप। तो फोर्थ ग्रुप वाले पार्ट के लिए हम लोग को थोड़ा हायर कंसनट्रेशन चाहिए होता है सल्फाइड आयन का, जबकि सेकेंड ग्रुप वाले पार्ट के लिए नहीं चाहिए होता है। तो उसमें ऑप्शन बहुत ही सिंपल सा होता है, प्रेजेंस ऑफ HCl डिक्रीजेज द सल्फाइड आयन कंसनट्रेशन। तो अगर सल्फाइड आयन कंसनट्रेशन वाला पार्ट डिक्रीज करेगा तो उस केस में फोर्थ ग्रुप सर आवाज नहीं आ रहा।
हेलो हेलो। यस सर। अरे यार नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो, पता नहीं कल से यहाँ लाइट का प्रॉब्लम हो गया यार, बुखार में शुरू, इससे पहले तो लाइट नहीं कट रहा था। हाँ चलो ध्यान दो। हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे, ये क्वेश्चन वाले पार्ट पे आए थे। एचसीएल वाला पार्ट तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। एक बार क्वेश्चन वाला पार्ट को ये रीड कर लो, फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया, तब मालूम पड़ा कि स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो रखा है। एक बार रीड करके देखो सवाल। सुधांशु, आवाज आ रहा है तेरे को? हाँ सर। एक चीज बता, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कब शो करते हैं? सर ये वाला मेरा हो गया है, मेरा हो गया मतलब? ये क्वेश्चन कर लिया। ओके, चलो ध्यान दो, बाकी लोगों को भी ये चीज बताया होगा। हम लोग इस पे यहाँ पे जैसे सवाल एक बार एक्सप्लेन करते हैं। सवाल में बोला अ फिजिशियन, एक सेकेंड, हाँ, सवाल में बोला है अ फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन एट pH इज इक्वल टू 3.58 दैट एफिशिएंटली रेसिस्ट द चेंज इन pH। तो तुम लोगों को बताया था बफर कैपेसिटी के बारे में। तो बफर कैपेसिटी में हम लोग जैसे नॉर्मली एक रेशियो यूज करते हैं, सॉल्ट बाई एसिड का कंसंट्रेशन 1/10 से लेके, मतलब 0.1 से लेके अगर 10 के बीच में रहा, तो कोई भी बफर सॉल्यूशन एक मैक्सिमम बफर कैपेसिटी या फिर एफिशिएंट बफर कैपेसिटी शो करता है। या सॉल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन अगर 1/10 से लेके 10 के बीच में रहा तो। और अगर सॉल्ट बाई एसिड का कंसंट्रेशन या सॉल्ट बाई बेस का कंसंट्रेशन 1 के बराबर हो गया, मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन एसिड या फिर बेस के कंसंट्रेशन के बराबर हो गया, तो इस टाइम पे बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करता है। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो कर रहा है या इफिशिएंट शो कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। सवाल में केवल इफिशिएंट बोला तो 1/10 से 10 का रेशियो भी ले सकते थे। तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीक एसिड टुगेदर विद इट्स सोडियम सॉल्ट वुड बी बेस्ट टू यूज। तो जैसे अगर मान लो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से काम करें, बफर वाले पार्ट के पीएच के फॉर्मूले के हिसाब से, तो बफर के पीएच के फॉर्मूले में शायद तुम लोग को याद होगा, हाँ, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। तो जैसे हम लोग तुम्हारे घर में तो सैनिटाइजेशन चल रहा है क्या? बताओ भाई, तुम्हारे में तो पूरा सैनिटाइजेशन चल रहा है। हाँ चलो ध्यान दो, पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अगर मान लो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करना है, मतलब सॉल्ट बाई एसिड का जो रेशियो है वो रेशियो वाला पार्ट 1 के बराबर होगा। तो अगर इस फॉर्मूले में सॉल्ट बाई एसिड का रेशियो 1 हो गया तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। और शायद ये चीज ध्यान में होगा तुम लोगों को, जब किसी बफर सॉल्यूशन का पीएच पीके के बराबर होता है या फिर पीकेबी के बराबर होता है, तो इस पार्टिकुलर कंडीशन पे हमेशा एक बफर सॉल्यूशन मैक्सिमम बफर कैपेसिटी शो करता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग का पीएच सवाल में दे रखा है 3.58, और इन चार ऑप्शन में लास्ट ऑप्शन में पीएच इज इक्वल टू 3.58 दे रखा है, सॉरी पीके इज इक्वल टू 3.58 दे रखा है। तो एसिटो एसिडिक एसिड के केस में पीएच इज इक्वल टू पीके और मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कंडीशन यही होता है, तो हम लोग आराम से फोर्थ ऑप्शन कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सॉल्यूशन नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन हम तुम लोग को भेज भी देंगे, अपलोड भी कर देंगे, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। Which of the following substance is used in the laboratory for fast drying of neutral gases? Neutral gases, phosphorus pentoxide, ठीक है, ड्राइंग एजेंट है, एक्टिव चारकोल ड्राइंग एजेंट है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है, Na3PO4। इसका तो आइडिया नहीं है ड्राइंग एजेंट के बारे में, लेकिन एनहाइड्रस CaCl2 तो हम लोग नॉर्मली फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जो याद है जो हम लोग हमेशा यूज करते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। बट इसमें मेंशन किया है फास्ट ड्राइंग ऑफ न्यूट्रल गैसेस। न्यूट्रल गैसेस के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, चारकोल वाला पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा गैसेस के साथ भी।
मेरे हिसाब से एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड ही होना चाहिए, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, और तो हम लोग ऐसा ऑप्शन नॉर्मली सुनते नहीं है। बाकी सब तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोला जाता है, तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है P2O5। तो ये चीज तुम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाले पार्ट में। हम लोग जब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करते हैं तो E2 एलिमिनेशन होता है, लेकिन वहां पे डिहाइड्रेशन होता है ना कि ड्राई, मतलब ड्राइंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, तो H2O रिमूव कर देता है कंपाउंड के साथ, तो वो चीज नहीं चाहिए। एक्टिव चारकोल जो है वो एडजॉर्प्शन भी कैरी आउट कर देगा, वो अपने लिए सही नहीं है। Na3PO4 तो हम नहीं सुन रखे कभी। यही ऑप्शन होना चाहिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड मेरे हिसाब से, और कोई ऑप्शन हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, क्या इसका आंसर दे रखा है 46 का? किसका डाउट है ये? किसका डाउट है? मेरा सर। मेरा सर मत बोला करो, नाम बोल दिया करो, वो पता ही नहीं अरे चलेगा मेरा का क्या मतलब। अद्रिजा। अच्छा, इसका आंसर क्या दे रखा है? चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में जाएंगे, अगर मतलब क्वेश्चन नंबर 7 में जाएंगे। सोडियम इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन मिक्सचर ऑफ अबाउट 40% NaCl एंड 60% PaCl2। तो वो ध्यान है, सोडियम वाले पार्ट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा कम होता है, उससे मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड होता है। Pa2+ कैन रिड्यूस NaCl, काम का नहीं है। Pa2+ कैन डिस्प्लेस Na फ्रॉम NaCl, बिल्कुल काम का नहीं है। CaCl2 हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जरूरत नहीं पड़ेगा, NaCl खुद ही काम कर लेगा। द मिक्सचर है लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन NaCl। हाँ सही दे रखा है। जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है। अगर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होगा तो उसको मेल्ट करके मोल्टेन फॉर्म में डालना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अगर मोल्टेन फॉर्म में डालना मुश्किल काम हो गया तो फिर हम लोग के लिए काफी मेहनत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ किसी चीज से मिक्स करके उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो इस CaCl2 वाला पार्ट आराम से मेल्टिंग पॉइंट लोअर करने में काम करेगा, ताकि अपना काम आसानी से हो पाए। ठीक है, सिंपल सा फैक्चुअल सवाल है, थोड़ा ध्यान रखने लायक सवाल है। फिर उसके बाद 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट? यार ये बनने लायक वैसे तो सवाल है, इस तरह का सवाल तुम्हारे मोल कॉन्सेप्ट के बुकलेट में भी दे रखा है। MgCO3 वाला पार्ट डिसोसिएट करके MgO बनाएगा, प्लस साथ ही साथ CO2 बनाएगा। और सवाल में बोला है 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बन, सॉरी मैग्नीशियम कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। बाकी लोग सवाल ट्राई करके देखो एक बार, ठीक ठीक सवाल दे रखा है, ट्राई करके देखो। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? 84। 84। मैग्नीशियम वाले पार्ट का 24 हो जाएगा, और कार्बन 12, 45, 60। ठीक है 84। तो नंबर ऑफ मोल्स 84 हो जाएगा, 1:1 रेशियो चल रहा है, तो यहाँ पे भी 20/84 बनना चाहिए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा 16 + 24 मतलब 40। तो उसके हिसाब से 20 × 40 डिवाइड बाई 84 दे रखा, तो 21 अप्रोक्सीमेटली कंसिडर करते हुए चल सकते हैं। हाँ भाई, चलो ध्यान दो थोड़ा। जैसे सवाल में 20/84 × 40 दे रखा, तो 21 अगर होता तो 21 × 4 84 होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स कैंसिल आउट करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, 4.0 समथिंग कुछ होना चाहिए। 4.0 4 दे रखा ना, मतलब 4.02 के अराउंड कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो 4.2 के अराउंड होना चाहिए, बट ठीक है उसको छोड़ते हैं हम। तो मेरा मास 10 निकल के आना चाहिए। बैकग्राउंड बंद करो सुधांशु अपना, चाहे घर का लड़ाई कैसे सुना रहा है इधर। माइक्रोफोन ऑफ कर ले, ठीक है। हाँ, तो जैसे सवाल में ऐसा है कि अगर हम लोग 20 ग्राम लेके चलते
और 20 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेशन करते तो आंसर 10 आना चाहिए था, मतलब मास जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 के बराबर है। तो परसेंटेज प्योरिटी में शायद याद होगा तुम लोगों को, परसेंटेज यील्ड वाले पार्ट से हम लोग रिलेट करके रखते हैं। अगर हम लोग 20 लेके चलते तो हम लोग को 10 मिलता, लेकिन मिल कितना रहा है 8। तो जो परसेंटेज यील्ड है उसको हम लोग एक्चुअल यील्ड बाय थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100 से आराम से मल्टीप्लाई करके चलते हैं। तो परसेंटेज, अच्छा ये तो परसेंटेज यील्ड का सवाल होगा ना, परसेंटेज प्योरिटी बोला है, तो जैसे इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग सीधा, एक सेकेंड, इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग 20 ग्राम लेके चलते तो 10 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन उसमें 8 ही मिल रहा है, तो बनना तो 1:1 रेशियो वाले पार्ट में चाहिए था, और 20 से अगर 10 मिल रहा है मतलब जस्ट आधा मिल रहा है, तो 8 ग्राम बनाने के लिए कितना चाहिए होता? तो 8 ग्राम बनाने के लिए 16 ग्राम चाहिए होता। तो सवाल ने पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो 20 ग्राम के सैंपल में मैग्नीशियम कार्बोनेट 16 ग्राम के बराबर ही है, क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट के 16 ग्राम से हम लोग को 8 ग्राम आराम से मिल सकता था। तो जो प्योरिटी वाला पार्ट है वो 16 ग्राम है, डिवाइडेड बाई टोटल मास इनटू 100 आराम से कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 80 के अराउंड आना चाहिए, 80 के अराउंड। अच्छा यार ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है 84 और 75 वाला पार्ट, 80 से हम लोग नीचे जाएंगे तो उस केस में तो एक काम करते हैं हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। अगर हम लोग 20 वाले पार्ट से 84 को कंसिडर कर रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन में 20 इंटू 40/84 तो 21, और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग अगर कंसिडर करके चले तो 10 से कैंसिल आउट हुआ, 20/21 कितना होना चाहिए भाई? 11.5। चलो इसको 100 ही मान लेते हैं और यहाँ 2 से ले लेते हैं कंसिडरेशन, तो 11.5 होना चाहिए वैल्यू, 100/11.5। अच्छा 100/11.5 कितना होगा? 9 पॉइंट समथिंग ही तो आ रहा है यार, कैलकुलेशन करना बड़ा हेडेक का काम हो जाता है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो अगर हम लोग 20 ग्राम लेके चलते तो 100/11.5 निकल के आता। तो अगर हम लोगों को इधर 8 ग्राम चाहिए तो दूसरे साइड में हम लोग को क्या वैल्यू चाहिए, वो तो एक्स मान लेते हैं और रेशियो ले लेते हैं। तो यहाँ से 20/x इज इक्वल टू 100/11.5 डिवाइडेड बाई 8 कंसिडर किया जा सकता है। तो x इज इक्वल टू 11.5 इंटू 8 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कंसिडर किया जा सकता है। तो उसके हिसाब से ये कैंसिल आउट हो गया, और 2 से और भी ये कैंसिल आउट हो गया 5 टाइम्स, फिर ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ तो 2.3 के बराबर आएगा, और 2.3 इंटू 8, 2.3 इंटू 8 अगर कंसिडर करेंगे तो 4, उसके अलावा 24 16 मतलब 18, 18.4 मार्क्स चाहिए। ओहो 18.4 डिवाइडेड बाई 20 इंटू, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है यार। तो 18.4/20 मतलब 90 के अराउंड परसेंटेज आ रहा है। कहीं कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी किया है क्या? सर 84 आया। 84 आ रहा है, हाँ। कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ किए है क्या? हम्म, चलो देख लेते थे एक बार, रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, देख लेते हैं। ट्वेंटी ग्राम लेके चलते तो इसका मोलर मास वाला पार्ट 84 था, और 1:1 रेशियो के हिसाब से यहाँ पे भी 20/84 बनना चाहिए था, और इसका मास नंबर वाला पार्ट 16 + 24 मतलब 40 के बराबर होना चाहिए था। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग कैलकुलेशन में 20/84 बनाना चाहते थे, चलो ठीक है इतना तो बन के आ जाता, लेकिन हम लोग के पास मास निकल के आ रहा है 8। तो अगर हम लोग 20/84 मोल्स लेकर के चलते हैं, 20 मास लेकर के चलते हैं तो इतना मास निकल के आना था। हाँ ठीक है, तो अगर हम लोग 20 मास लेके चल रहे थे तो हम लोग के पास वैल्यू निकल के आ रहा था 20/84 इंटू 40 के बराबर, लेकिन हम लोग को चाहिए था 8, और हम लोग मास लेते हैं x। अगर प्योर सैंपल होता तो x बराबर लेकर के चल सकते थे। तो कैलकुलेशन में इसे यहीं पे इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो ज़्यादा दिखेगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 20 इंटू 84 इंटू 8 डिवाइड बाई 20 इंटू 40 कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो मास इतना चाहिए होता, ये 20 पे कैंसिल आउट हो गया। अच्छा 84 को 84 की टर्म में छोड़ देते हैं अभी के लिए।
फिर उसके हिसाब से अगर हम लोग परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे तो ये मास हम लोग का चाहिए होता है 84 इंटू 8 डिवाइड बाई 40 और मास हम लोग को 20 के बराबर दे रखा है इंटू 100। तो ये कैंसिल आउट हो रहा है और 4 इंटू 2 8 कैंसिल आउट हो रहा है 84 ही परसेंट आएगा। हाँ थोड़ा हम शायद से कैलकुलेशन में कहीं एरर कर रहे होंगे। चलो ध्यान दो दीजिए एक्सप्लेन करते सवाल को। इस सवाल में ऐसा मेंशन किया है कि अगर हम लोग 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेकर के चलते हैं तो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के हिसाब से अगर मान लो प्योर सैंपल होता है, ठीक है, तो 20 ग्राम के हिसाब से 20/84 मोल्स मिलते, तो वहां से 20/84 इंटू 40 ये हम लोग को मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास मिल जाना चाहिए था। लेकिन सवाल में ऐसा बोला है कि हम लोग को मास 8 ग्राम मिल रहा है। तो जैसे एक चीज दिख रहा है कि हम लोग का मोलर रेशियो 1:1 है, तो अगर मान के चले कि प्योर सैंपल था तो प्योर सैंपल से तो हम लोगों को आराम से ये जो ब्लू कलर से मास मार्क किए 20/84 इंटू 40 ये मास मिलना चाहिए। लेकिन बोला है कि 80 ग्राम मास मिल रहा, तो मान के चलते हैं कि हम लोग के पास जो प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड होता है 8 ग्राम के फॉर्मेशन के लिए वो x के बराबर होता है। तो डायरेक्टली हम लोग यूनिटरी मेथड से काम कर सकते हैं 20/x इज इक्वल टू जो अपना ऊपर का मास है बाई 8, तो 20/84 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 कंसिडर कर लिया है। तो यहाँ से अगर हम लोग एक प्योर सैंपल लेके चलते जिससे हम लोग को 8 ग्राम मैग्नीशियम ये ऑक्साइड बनाना था, वहां से x का वैल्यू निकल के आ रहा है ये सब तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, x का वैल्यू निकल के आ रहा 84 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 40। तो सवाल में अगर हम लोगों के पास ऐसा कंसिडरेशन है कि 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है लेकिन इसमें से हम लोग का एक्चुअल काम 84 इंटू 8/40 ग्राम ही कर पा रहा है, तो परसेंटेज प्यूरिटी क्या है? तो परसेंटेज प्यूरिटी का मतलब एक्चुअली कितना पार्ट ही मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बाकी मिक्सचर में कुछ और चीजें मिक्स हो रखी है। तो जितना मास है डिवाइडेड बाई जो टोटल मास है मिक्सचर का उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 84 इंटू 8/40 जो नीचे मेंशन किया 84 इंटू 8/40 डिवाइडेड बाई टोटल मास 20 इंटू 100, यहाँ से 84% अपना मास निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाई, अरे भाई किसका सवाल का डाउट ही है, किसका डाउट ही है? मेरा। अरे नालायक आदमी, हाइड्रोजन टॉपिक का सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। रेड हॉट कोक से हम लोग अगर स्टीम को पास करते हैं तो CO+H2 का फॉर्मेशन होता है वाटर गैस। वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन जहाँ पे हम यूज करते हैं, ध्यान रखा करो भाई, हाइड्रोजन टॉपिक रीड करो, ये बिल्कुल ध्यान ही रखने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा स्ट्रेट चेन पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ, किसका डाउट ही है? 40 नंबर, जल्दी बोलो 40 नंबर किसका डाउट है? मेरा सर। ओके ये तुम्हारे बैच में तो पॉलीमर पढ़ाया था, सिलिकॉन का फॉर्मेशन पढ़ाया था। यहाँ पे जैसे पहले वाले केस में दे रखा CH3SiCl। सुधांशु अपना बैकग्राउंड बंद करो। CH3SiCl, तो CH3SiCl अगर देगा तो Si वाले पार्ट के साथ 3 क्लोरीन है। अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 3 OH ग्रुप आएगा, और अगर 3 OH ग्रुप आएगा तो इधर साइड भी कुछ अटैच हो सकता है, ऊपर साइड भी कुछ अटैच हो सकता है, नीचे साइड भी कुछ अटैच हो सकता है। तो चेन थोड़े ना बनेगा, चेन का मतलब तो एक लाइन से ग्रुप आते चले जाने चाहिए। तो चेन बनाने के पीछे एक ही लॉजिक होता है कि इसमें 2 ग्रुप होने चाहिए OH वाले पार्ट के अटैचमेंट के लिए। तो पहले में तो 3 Cl है, अपने काम का नहीं है, पहला ऑप्शन छोड़ दिया। दूसरा ऑप्शन वाले पार्ट में क्लोरीन है ही नहीं, हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो पाएगा, उसको भी छोड़ सकते हैं हम लोग। थर्ड वाले ऑप्शन में CH3 होल्ड वाइज SiCl2 दे रखा, Si के साथ 2 CH3 दे रखे और 2 क्लोरीन। तो जो दोनों क्लोरीन्स हैं उन दोनों के दोनों क्लोरीन्स वाले पार्ट की जगह पे OH आएगा। और उसके बाद सिमिलर टाइप का हम लोग अगर यूनिट लेके चले, मतलब सिलिकॉन वाले पार्ट के साथ OH CH3 और दूसरे साइड भी OH, फिर उसके बाद सिमिलर टाइप का एक और यूनिट लेकर के चलते हैं, मान लो SiCH3 OH CH3, तो यहाँ से आराम से H2 को हटा सकते हैं। तो ये जो सिलिकॉन है वो रिपीट हो जाएगा, इस तरीके से रिपीटिशन चलेगा तो एक लंबा चेन बनता चला जाएगा। तो अगर चेन पॉलीमर बनाना है तो उसके इसमें 2 OH ग्रुप चाहिए। अगर 3 डायमेंशनल शीट बनाना है तो उसके इसमें हम लोग को 3 OH ग्रुप वाला पार्ट चाहिए। अगर एक शीट बनाना है 2 डायमेंशनल शीट, तो उसके इसमें या फिर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाना है तो 3 OH चाहिए।
अगर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चाहिए तो उस केस में हम लोग को 4 OH ग्रुप चाहिए होगा। ठीक है, अगर केवल डाइमर बनाना है तो एक ही OH होना चाहिए। एक का मतलब मान लो कि जैसे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे भी CH3 होता अगर, और इधर राइट साइड में CH3 होता, तो यहाँ से अगर H2 हटाते तो उस केस में केवल 2 ग्रुप आपस में कंबाइन करके एक डाइमर के फॉर्मेशन में अटैच हो रखे होते हैं। तो अगर एक OH होगा तो डाइमर, अगर 2 OH होगा तो पॉलीमर में हम लोग स्ट्रेट चेन बनाएंगे, अगर 3 OH होगा तो उस केस में प्लानर शीट बनाएंगे, अगर 4 OH होगा तो उस केस में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो सिलिका भी होता है उस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हो। तुम्हारे नोट्स कॉपी में एक्सप्लेन किया था इस साल। उसके बाद KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per reaction। एक तो हमको डी ब्लॉकर रिएक्शन याद नहीं रहता, तो चलो ठीक है देखते हैं। KMnO4 can be prepared from K2MnO4 as per reaction 3MnO4 2 minus MnO4 minus। The reaction can go to completion by removing OH minus ion by adding। अच्छा ये तो सवाल सिंपल था, ठीक है। The reaction can go to completion by removing OH minus ion by adding। हम लोग को OH minus ion रिमूव करना है, तो जो भी कंपाउंड OH माइनस के साथ रिएक्ट करेंगे उससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो HCl एक ऑप्शन हो सकता है। KOH ऑप्शन नहीं होगा, KOH वाला पार्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। KOH तो बिल्कुल नहीं हो सकता। CO2 वाला पार्ट अगर हम लोग कंसिडर करें तो CO2 OH माइनस के साथ रिएक्शन करके CO3 माइनस H2CO3 बना सकता है। हाँ ठीक है, अगर CO2 वाला पार्ट OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में H2CO3 फिर वहां से CO3 2 माइनस बना सकता है, मतलब OH माइनस से कंसंट्रेशन हटा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और SO2 वाला पार्ट भी आराम से रिएक्शन कर सकता है, अगर SO2 रिएक्शन करेगा तो, लेकिन H+ वाला पार्ट बनाएगा। ओके, तो 3 ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग HCl ले नहीं सकते, HCl वाला पार्ट एसिडिक मीडियम है, अगर एसिडिक मीडियम है तब उस केस में रिएक्शन को खराब करेगा, रिएक्शन हो सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, हम लोग एसिडिक मीडियम कंसिडर करके नहीं चल सकते, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम नहीं ले सकते तो HCl तो हट गया क्योंकि ये प्योरली एसिड के फॉर्मेशन में आएगा, और ये भी ऑप्शन हट जाना चाहिए। अगर ढंग से देखो तो सवाल में H2O दे रखा है, तो अगर H2O को हम लोग SO2 के साथ कंबाइन करेंगे तो उस केस में H2SO3 बनाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है। तो अगर एसिडिक मीडियम होगा तो उस केस में रिएक्शन प्रोसीड आगे नहीं कर पाएगा, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन का जो वो है प्रोसेस है पूरा चेंज हो जाएगा। तो ध्यान होगा तुम लोगों को, एसिडिक मीडियम वाले पार्ट में जो कंपाउंड है उसका डिसोसिएशन अलग तरीके से होता है, जैसे एसिडिक मीडियम में MnO4 माइनस वाला पार्ट Mn2+ तक वो हो जाता है, रिडक्शन में चला जाता है, इसलिए हम लोग एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर सकते। CO3 2 माइनस वाला पार्ट जो बनेगा भी हम लोग कार्बोनेट आयन बनता है, तो कार्बोनेट आयन वाले पार्ट से हम लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम निकल के नहीं आता है। तो अगर CO2 वाला पार्ट OH माइनस के साथ कंबाइन करेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, और पहले से सॉल्यूशन में OH माइनस दे रखा है, मतलब OH माइनस का कंजम्पशन आराम से हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे सुटेबल आंसर तो C है। तो A और D तो हो नहीं सकता क्योंकि A और D स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, अगर A होगा तो D ऑप्शन भी एक ही साथ होना पड़ेगा, B ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इस वजह से हम लोग ऑप्शन C वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। वैसे ये चीज है कि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, SO2 स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट हो जाता, तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। MnO4 माइनस वाले पार्ट का भी हम लोग डिसोसिएशन करा देंगे फिर यहाँ पे, इसलिए वो काम हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा सवाल है, किसका सवाल था ये? मेरा था सर। मेरा बोल दिया कर, अब मालूम पड़ेगा तुम्हारा मेरा कौन सा है। हमको आवाज सब पहचान में आ तो जाता है, बट अभी तो 4 ही 5 लोग हैं तो इसलिए मेरा कोई दिक्कत नहीं है। The equilibrium constant for the reaction A2 to 2A at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 1 into 10 to the power minus 10 and 10 to the power minus 5। The given reaction is। अरे ये किसका सवाल है? ये भी तेरा ही है ना? हाँ। नालायक आदमी। 500 केल्विन पे मतलब लोअर टेम्परेचर पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू छोटा है, और हायर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बड़ा है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, ऐसा एंडोथर्मिक रिएक्शन में होता है। स्लो दिया हुआ है आंसर ना, स्लो नहीं होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। द गिवन रिएक्शन इज स्लो, तो स्लो से क्या फर्क पड़ रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला, रेट कांस्टेंट बोलता तो समझ में आता है। ठीक है, यस सर। आंसर चेंज कर लेना। उसके बाद
The compound obtained by heating salicylic acid with phenol in the presence of phosphorus oxychloride. सैलिसाइलिक एसिड वाला पार्ट OH हो गया। अच्छा एक बार ट्राई करके देखो, एक सवाल ट्राई करके देखो। ऑप्शन तो बड़ा भयानक भयानक दे रखा है। सुशांत से बन गया, बढ़िया भाई। अगर हम लोग के पास सैलिसाइलिक एसिड दे रखा तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, और इसका रिएक्शन कराने बोला है फिनॉल से, PHOH। तो इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तो POCl3 है, ये तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है अपने को। अरे यार ये तो सिंपल सवाल, किसका डाउट है ये? सर शारदा। शारदा, यार शारदा बनने लायक सवाल है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। यहाँ से OH हटेगा, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, तो प्रोडक्ट में OH, फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OPH, ऐसा कुछ बनना चाहिए। अच्छा ऑप्शन बड़ा खतरनाक है। ऑर्थोक्लोरोबेंजोइल क्लोराइड, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि यहाँ कहीं भी क्लोरीन नहीं है। एस्प्रिन अगर कंसिडर करें तो एस्प्रिन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सैलिसाइलिक एसिड वाले पार्ट में हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं OCH3, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ऑयल ऑफ विंटरग्रीन वाला पार्ट अगर कंसिडर करें तो, अच्छा सॉरी एस्प्रिन गलत बना दिए, एस्प्रिन में मिथाइल सैलिसाइलेट होता है ना, ये होता है ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड और CH3, मिथाइल सैलिसाइलेट, ये चीज एस्प्रिन होता है अपना। और उसके बाद अगर हम लोग ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बनाए तो ये मिथाइल सैलिसाइलेट रहेगा, COCH3 वाला पार्ट, सॉरी COOCH3 वाला पार्ट, और COH, ये भी ऑप्शन नहीं होने का है। सैलिसाइलेट में यहाँ पे OH होता है, सॉरी सेलोल ही एक ऑप्शन है, मतलब कॉमन नेम तो हमको थोड़ा ध्यान नहीं है सेलोल का, लेकिन यही एक ऑप्शन दिखाई दे रहा हमको। एस्प्रिन और ऑयल ऑफ विंटरग्रीन तो है नहीं, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, सेलोल एक ऑप्शन होगा। लेकिन सेलोल वर्ड कहीं दिया है क्या NCERT में? सेलोल वर्ड हम आज तक नहीं सुने हैं, मेरे हिसाब से हम आज तक नहीं सुने हैं। तो ठीक है, ऑप्शन के रिएक्शन के हिसाब से काम करना है। जैसे सर सेलोल को फिनाइल सैलिसाइलेट बोलते हैं। किसको? फिनाइल सैलिसाइलेट बोलते हैं सेलोल को। तो बोल सकते हैं, दिक्कत क्या है? ये तो ना, हाँ ठीक है, ये स्ट्रक्चर तो है ही, फिनाइल सैलिसाइलेट, फिनाइल सैलिसाइलेट। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ईस्टर वाला, तो ईस्टर में पीएच है, तो बोलते हैं ना अल्काइल एल्केनोइड, लेकिन यहाँ पे कॉमन नेम में OH के रिस्पेक्ट में ग्रुप है, तो फिनाइल सैलिसाइलेट बोल सकते हैं। जैसे मिथाइल सैलिसाइलेट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, उस टाइप से यहाँ पे फिनाइल सैलिसाइलेट वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, इसमें सेलोल वाला पार्ट ही आंसर होना चाहिए। मतलब हमको तो ध्यान नहीं है कि सेलोल कहीं भी NCERT में दिया है, हो सकता है शायद दिया हो, मेरे दिमाग से उतरा हो, लेकिन पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सेलोल ऑप्शन आराम से सिलेक्ट करते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है भी वैसे, है रिएक्शन मैकेनिज्म का, बट ठीक ठीक सवाल है। उसके बाद एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X ऑन ट्रीटमेंट विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 gives a compound Y which reacts with I2 and sodium carbonate to form triiodomethane। देख के मालूम पड़ रहा है कि आयोडोफॉर्म टेस्ट का सवाल दिख रहा है। K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन कराएगा। बट सर सोडियम कार्बोनेट है, तो फिर आयोडोफॉर्म रिएक्शन कैसे होगा? सोडियम कार्बोनेट से फर्क नहीं पड़ता, ये चीज तुम लोगों को पहले भी कहीं मेंशन किया था और बोला भी था, क्योंकि एडवांस अभी एक बार सवाल आ रखा है इस तरह का, जहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन में OH माइनस की जगह पे Na2CO3 दे दिया। बेसिकली CO3 2- बेस के जैसा बिहेव करेगा, रेड से नहीं बैठ जाने की NaOH, मतलब ये हमेशा होना चाहिए, OH माइनस होना चाहिए। OH माइनस हुआ तो ये बेस के जैसा बिहेव करेगा, तो सेम टाइप से Na2CO3 वाले पार्ट में जो CO3 2- है, ये भी बेस के जैसा बिहेव करेगा। ये बेस वाला पार्ट H+ हटाएगा, फिर आयोडीन ऐड होगा, फिर H+ हटाएगा, फिर आयोडीन ऐड होगा, फिर H+ हटाएगा, फिर आयोडीन ऐड होगा। OH- वाला पार्ट ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता, तो तेजी से रिएक्शन यहाँ पे नहीं करेगा,
तो सवाल में जैसे बोला है द कंपाउंड एक्स विल बी, डी ऑप्शन आंसर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के पास ऐसा मेंशन किया कि हम लोग ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं। अगर पहला लेके चलेंगे तो हम लोग के बाद ऑक्सीडेशन करने पे फॉर्मिक एसिड बनेगा, थर्ड लेके चलेंगे तो हम लोग के पास एसिटिक एसिड बनेगा, और फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड दोनों कोई भी एडोफॉक टेस्ट नहीं देगा। बी ऑप्शन वाले पार्ट को कंसिडर करते तो यहाँ पे ऑलरेडी एक कीटोन है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए जैसे बोला ना एक्स वाला पार्ट रिएक्ट करके वाई बना रहा है, तो ये बनाना मुश्किल काम है, मतलब वाई बनेगा ही नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होगा। जबकि लास्ट वाले केस में अगर हम लोग प्रोपेन टू ऑल दे रखे तो यहाँ से पहले प्रोपेनॉन बनेगा और प्रोपेनॉन वाला पार्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो मिथाइल कीटोन है और कोई भी प्लस इन ग्रुप अटैच नहीं है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ऑप्शन डी आंसर अपना होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो ट्राई करके देखो ये सवाल, किसका डाउट है वैसे? शारदा, यार ये याद रखने लायक वैसे सवाल है, ट्राई करके तो इसको क्या ही देखेगा। MnO2 वाला पार्ट अलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीजन को, मतलब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। तो जैसे पहला वाला जो साइड है वो अलाइलिक वाला पार्ट दे रखा, अगर अलाइलिक है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन राइट वाले साइड के अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, फर्स्ट ऑप्शन। MnO2 केवल अलाइलिक या बेंजाइलिक कार्बन वाले अल्कोहल को, बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। अगर PCC होता तो दोनों का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो तो बेसिक चीज है, ये ध्यान रखने लायक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर, द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट readily with NaOH to form methanol is, to form methanol, methanol मतलब CH3OH का फॉर्मेशन होना है। डिस्कशन हम ही करते जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, क्लास का भी टाइम हो रखा है, ठीक है, तो हम ही डिस्कशन कर लेंगे। अगर मिथेनॉल बनाना है तो 4 ऑप्शन दे रखे, नाइट्रोजन के साथ CH3 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 CH3, सल्फर के साथ CH3 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 प्लस 4, कार्बन के साथ ऑक्सीजन CH3, और लास्ट वाले केस में CCl3 Cl। तो अगर हम लोग लास्ट ऑप्शन लेके चलेंगे NaOH के साथ तो OH माइनस कोई काम का नहीं है, बिल्कुल लास्ट ऑप्शन हटा दिया। CH3 और CH3 ये भी काम का नहीं है क्योंकि इस पर रिएक्शन हो भी नहीं पाएगा, लिविंग ग्रुप भी पुअर है। अच्छा ठीक है, जैसे ऑप्शन कुछ इस टाइप का दे रखा, अगर हम लोग OH माइनस लेके चले तो OH माइनस वाला पार्ट अगर इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा तो इसको यहाँ से हटाएगा, या फिर इस कार्बन पर रिएक्शन करेगा तो इसको यहाँ से हटाएगा। तो कार्बन के साथ OH अटैच होगा, या फिर दूसरे साइड से भी हम लोग कार्बन के साथ OH ग्रुप की बात कर सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से मिथनॉल मिलेगा। लेकिन जब हम लोग, तुमको शायद थोड़ा याद होगा, ये तुम्हारे काम तो होना तो नहीं चाहिए था, कहाँ से सवाल उठाया ये, प्रीवियस ईयर में रखा है क्या? नहीं, सिंगेज का। अच्छा ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल पूछने का नहीं होता है। जैसे तुम लोग को जब हम लोग हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट बता रहे थे, मतलब हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट में 3 पुअर लिविंग ग्रुप था, NR3+, फ्लोरीन और उसके अलावा SR2+। ये 3 केसेस में हम लोग का हॉफमैन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है, और इन तीनों में सबसे ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप वाला पार्ट SR2 होता है, फिर उसके बाद NR3+ वाला पार्ट, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन का नंबर आता है। तो जैसे अगर हम लोग सल्फर वाला केस लेके चले थर्ड केस, और नाइट्रोजन वाला केस लेके चले फर्स्ट केस, तो इन दोनों में सल्फर ज़्यादा पुअर लिविंग ग्रुप है, तो सल्फर वाला पार्ट रिएक्शन में अच्छा परसेंटेज नहीं देगा प्रोडक्ट का, नाइट्रोजन वाला पार्ट ठीक परसेंटेज देगा, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। वैसे मोस्ट रेडिली नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत फास्ट रिएक्शन नहीं होगा, पुअर लिविंग ग्रुप है, रिएक्शन होगा लेकिन बहुत ही फास्ट रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक सवाल है, लेकिन तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट से हमको मतलब नहीं होता है कि सबसे पुअर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, सॉरी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी फ्लोरीन का है, फिर NR3+ का, फिर SR2+ है, तीनों सबसे बेकार, बट उन सबसे बेकार में सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप एबिलिटी इस टाइप से हम लोग कंसिडर करते हुए काम करते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा ही बोल दिया शायद, ऐसा होता है NR3+, फिर उसके बाद SR2+, और सबसे लास्ट में फ्लोरीन, क्योंकि F- वाला पार्ट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये काम का तुम्हारे फैक्ट नहीं है, छोड़ सकते इस सवाल को, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर जाए, बहुत बड़ा सवाल दे रखा है भाई, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद PCl5 द मेन प्रोडक्ट, अरे किसका डाउट है ये? सर शारदा। अरे नालायक आदमी, नोट्स कॉपी में भी लिखा रखा होगा कैसा बनता है OPH OPH OPH, नोट्स कॉपी लिखा रखा, पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, सेकंड ऑप्शन, इसका बाकी दोनों ऑप्शन क्या है?
अच्छा सॉरी, पीछे आ गया। इसमें भी एक छोटा सा गड़बड़ी दे रखा है। गड़बड़ी ये दे रखा है कि यहाँ पे एक और OPH होना चाहिए। थोड़ा प्रिंटिंग एरर है मेरे हिसाब से। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है रिएक्शन, बिल्कुल याद होना चाहिए भाई। PCl5 को इसीलिए बोला भी था तुम लोगों को कि हम लोग फिनॉल के रिएक्शन में उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। मतलब हम लोग को फिनॉल को डायरेक्टली कन्वर्ट करना है ये अल्काइल हैलाइड वाले पार्ट में या फिर अराइल हैलाइड वाले पार्ट में, तो हम लोग PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन यूज नहीं कर सकते। थोड़ा ध्यान रखने लायक चीज है ये मेरे हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे अगर, तो H2CrO4 के साथ रिएक्शन दे रखा। H2CrO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो जो अल्कीन है उसका ऑक्सीडेशन कराएगा, जो अल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन कराएगा, बट अल्कोहल वाला पार्ट 2 डिग्री कार्बन का है तो यहाँ कीटोन बनेगा। और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड वाला पार्ट बनते ही उसका भी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, दो ही ऑप्शन है, फिर लगता है अगले पेज में चला गया। हाँ, थर्ड ऑप्शन आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक तरफ, ठीक है। H2CrO4 वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में आता है। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उस केस में अल्कोहल वाले पार्ट को एल्डिहाइड कीटोन तक या कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज करेगा आराम से, और अल्कीन वाले पार्ट का भी ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखने लायक सवाल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 पेज है भाई। करेक्ट करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, काहे करेक्ट करेंगे हम, किसका डाउट ही है। शशांक। तो सवाल ही गलत है यार। करेक्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब गलत दे रखा, उसको करेक्ट करें हम। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो H2CO3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। फिर उसके बाद फिनॉल का नंबर आएगा, फिर उसके बाद H2O का नंबर आएगा, फिर C2H2 का नंबर आएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है तो C2H2 H2O फिनॉल, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। ये इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ केवल NH3 से ज्यादा होता है, H2O वाले पार्ट से ज्यादा नहीं होता। ये पॉइंट तुम लोगों को वहां पे भी जब एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो भी बहुत ही प्रिसाइजली मेंशन करते हैं। इस फैक्ट को थोड़ा ध्यान रखना। H2CO3 तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में भी है। फिनॉल का pH वाटर से थोड़ा कम होता है, 6.7 के अराउंड नियर अबाउट निकल के आता है। तो सिंपल सवाल है मेरे हिसाब से। डाउट क्या हो इसमें शान? H2CO3 और फिनॉल में कंपैरिजन, क्या इसमें H2CO3 और फिनॉल में कंपैरिजन करने में, H2CO3 और फिनॉल में कंपैरिजन करना है। तो अगर जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कंसिडरेशन लेके चले तो H प्लस अगर हटाएंगे तो माइनस, H प्लस हटाएंगे तो माइनस। ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ है, जबकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज केवल इस पे क्या बोलते हैं कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस है। इस तरह का एक सवाल भी नॉर्मली कॉपी में हम करा दिए हैं, शायद तुम इसका पहले जब हम लोग रेजोनेंस कराते हैं तो इसमें एक सवाल होता है, कार्बोक्सिलेट आयन has two resonating structure but it is more stable than phenoxide ion, हाँ क्योंकि ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो पाता है। तो सेम टाइप ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल मेथड टू रिजॉल्व अ रेसमिक मिक्सचर मेक्स यूज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, भाई बड़ा अच्छा सवाल है यार। 94 के हिसाब से तो सवाल बहुत अच्छा ही दे रखा, बहुत अच्छा क्या अभी के हिसाब से अच्छा सवाल है। तुम लोगों को बताया था एक चीज और पॉइंट स्टार मार्क भी करा रखा होगा, 3-4 स्टार मार्क करा रखा होगा। रेसमिक मिक्सचर को किस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बताओ भाई कोई। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे नहीं, केवल एक केमिकल रिएक्शन के बेसिस पे, रेट ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे सेपरेट करता है। तो उसमें एक पॉइंट मेंशन किया था, एक इनैंशियोमर्स जो होते हैं उन इनैंशियोमर्स का किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के साथ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चाहिए, इनएक्टिव नहीं चाहिए होता है। तो जैसे मान लो कि हम लोग के पास एक कंपाउंड है ए, उसका हम लोग R फॉर्म लेके चल रहे हैं, उसका S फॉर्म लेके चल रहे हैं, ठीक है। और हम लोग इसका किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराए, मान लो कोई भी एक रिएक्शन वाला पार्ट A लेके चलते हैं और इस A वाले पार्ट का भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन R लेके चल रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में जैसे हम लोग का ये कंसिडरेशन रहता है इसमें कि कायरल सेंटर पे हम लोग रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेड में ना एक कायरल सेंटर पे रिएक्शन हो रहा है ना इस कायरल सेंटर वाले पार्ट पे रिएक्शन हो रहा है।
तो जैसा कॉन्फ़िगरेशन है, और ये चीज बहुत बार रिएक्शन मैकेनिज्म में डिस्कस की है, जब तक कायरल सेंटर पे रिएक्शन नहीं होगा तब तक कॉन्फ़िगरेशन में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो जब आर कॉन्फ़िगरेशन है रिएक्टेंट का और उसमें ए वाला पार्ट ऐड हुआ, तो मान लो कि ऐसा कंसिडर कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको बी और सी कर लेते हैं। जब रिएक्टेंट बी का रिएक्शन ए के साथ होगा तो मान लेते हैं ए बी का फॉर्मेशन होता है। जो बी वाला पार्ट है उसका कायरल सेंटर आर कॉन्फ़िगरेशन में रहता, जो ए वाला पार्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी आर में रहेगा। जब ए वाला पार्ट सी के साथ कंबाइन करेगा तो मान लेते हैं ए सी बनाता है, ए वाला पार्ट आर कॉन्फ़िगरेशन में रहेगा और सी वाला पार्ट एस कॉन्फ़िगरेशन में ही रहेगा। तो इन दोनों में क्या रिलेशन निकल के आएगा? डायस्टेरियोमर। तो इस केस में ऑप्शन सी आंसर अपना आराम से निकल के आना चाहिए। अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है, मतलब पूछने लायक सवाल है। वो फैक्ट तुम लोगों को स्टार मार्क करा रखा है कॉपी में, ध्यान रखना है उस चीज को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में जाएंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CS से छोटा बॉन्ड लेंथ तो कुछ हो नहीं सकता। चलो भी ध्यान दो, एक पॉइंट बोला था, बॉन्ड ऑर्डर जितना बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम होता है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन तो बहुत ही एक्सेप्शनली छोटा होता है, उसको तो हम लोग छोड़ भी सकते हैं। तो CH सबसे छोटा होना चाहिए और बाकी तीनों को कंपेयर करें तो लास्ट केस में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा। CO में और CC में बॉन्ड ऑर्डर 1-1 के बराबर है। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बड़ा एटम बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ बड़ा होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन का थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से सबसे छोटा CH, फिर उससे ऊपर में हम लोग आराम से C डबल बॉन्ड C ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन ही आंसर होगा, CH C डबल बॉन्ड C CO एंड CC। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बनने लायक सवाल है मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद द रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज 6p orbitals and 6 unpaired electron, 7p 2p p2 orbitals। ठीक है भाई, 7p2 orbitals नहीं, and 6 unpaired electron, 7p orbitals। यहाँ पे शायद से थोड़ा प्रिंटिंग एरर है, 7p orbitals होना चाहिए था, 7p orbitals and 7 unpaired electrons। हकल्स रूल एक उसने बोला एरोमेटिक कंपाउंड, तो हम लोग हकल्स रूल के हिसाब से बात करते हैं। हकल्स रूल में 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकता, लास्ट का दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। 6p ऑर्बिटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन और 7p ऑर्बिटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हम लोग जब हकल्स रूल अप्लाई करते हैं तो केवल रिंग वाले पार्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो इस रिंग वाले पार्ट को अगर कंसिडर करके चलेंगे तो उसमें हम लोग के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने लायक होगा। वैसे एक चीज तो है कि 6p ऑर्बिटल बोले कि 7p ऑर्बिटल बोले, क्योंकि अगर हम लोग 6p ऑर्बिटल कंसीडर करके चलेंगे तो रिंग वाला पार्ट तो एरोमेटिक हो जाएगा, बाहर वाले से फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन बाहर वाले कार्बन का रेजोनेंस ही हो रहा है, एरोमेटिसिटी से तो उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से एरोमेटिसिटी वाले पार्ट में केवल रिंग को मतलब है, बाहर वाला कार्बन अगर रेडिकल नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए, 6p ऑर्बिटल्स एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे सवाल में ये नहीं पूछा है इस कंपाउंड में कितने p ऑर्बिटल्स और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कंपाउंड में टोटल 7 p ऑर्बिटल्स है, 6 तो रिंग में है और एक बाहर है। और अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग कंसिडर करें, वैसे अनपेड तो नहीं है, बॉन्डिंग ही है, बट हकल्स रूल में हम लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते हैं। तो बेंजीन रिंग पे 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और एक बाहर दे रखा है, लेकिन एक कंपाउंड के बारे में कमेंट नहीं करने बोला है। सवाल में पूछा है कंपाउंड एरोमेटिक क्यों है, तो एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट हम लोग p ऑर्बिटल वाला पार्ट और जो रिंग के अंदर स्ट्रक्चर के उससे मतलब रखते हुए काम करते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इसका आंसर 1 होना चाहिए, 6p ऑर्बिटल एंड 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम n। किसका डाउट है भाई क्वेश्चन नंबर ये? शशांक। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम थोड़ा बनने लायक सवाल है, एक हम हिंट दे रहे हैं, ट्राई करके देखना। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जाएगा तो कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है? तो जब रेजोनेंस में जाएंगे तो बहुत सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, 5 आना चाहिए। कहाँ कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा उसके हिसाब से कंसिडरेशन लेकर के देख सकते हैं, एक बार खुद से सोच के देखना, सिंपल सवाल है, ट्राई करके देखना, फिर नहीं तो नेक्स्ट क्लास में फिर से डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर
Which of the following is most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to take place? Most correct electron displacement for a nucleophilic reaction to take place. न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहे हैं तो हम लोग का लिविंग ग्रुप हटेगा. अगर लिविंग ग्रुप हटेगा तो Cl हटेगा, ये एक ऑप्शन है. CH डबल बॉन्ड दूसरे साइड जा रहा. हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है. जैसे हम लोग वैसे तो इस तरह का टर्म तुम्हारे लिए यूज नहीं करते, इसको हम लोग अलाइलिक SN2 रिएक्शन बोल सकते हैं. जैसे मान लो कि एक ऑप्शन है, अभी के लिए इतना समझ लो. मान लो यहाँ से Cl हटा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो रेजोनेंस वाला पार्ट आराम से हो सकता है. ये एक पॉसिबिलिटी कंसिडर किया जा सकता है. और एक अलाइलिक SN2 टाइप का रिएक्शन होता है. वैसे तुम्हारे काम का नहीं है रिएक्शन दे रखा, बट अदरवाइज जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन पे रिएक्शन ना करके इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे रिएक्शन करता है. यहाँ से पाई बॉन्ड वाला पार्ट बगल वाले पार्ट पे शिफ्ट होता है और उसके बाद क्लोरीन यहाँ से हटता है. उसके हिसाब से सी ऑप्शन आंसर होना चाहिए. न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया, पाई बॉन्ड बगल वाले पे शिफ्ट हुआ और यहाँ से Cl हटा. सी ऑप्शन वाला पार्ट सबसे सुटेबल आंसर निकल के आ जाएगा. एक पार्ट थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे काम का है तो नहीं, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जा चुका है. मतलब ये नॉर्मल एलर्जी एडवांस वालों को केवल डिस्कस करते हैं. अलाइलिक SN2 रिएक्शन SN1 रिएक्शन कंसिडर किया जा सकता है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ से Cl हटा, पॉजिटिव चार्ज आया और पाई बॉन्ड वाला पार्ट रेजोनेंस में आराम से जा सकता है. ऐसे ही बोला ही है मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट. तो पहले Cl हटा, पॉजिटिव चार्ज आया, वहां पे हम लोग आराम से पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हुए डाल सकते हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें तो which of the following compound will undergo racemation when solution of KH hydrolysis? किसका डाउट है सवाल? शशांक से. बढ़िया. रेस्माइशन का कंडीशन क्या होगा? एक कायरल सेंटर बनना चाहिए. हाँ. और हाइड्रोलिसिस बोला है तो हाइड्रोलिसिस का मतलब SN1 है SN2 रिएक्शन. कौन सा होगा, SN1 या SN2? SN1. तो लास्ट ऑप्शन हमको दिख रहा है. अगर यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ OH आएगा तो एक पैरेलल सेंटर बनेगा, R+S दोनों, मतलब कंप्लीटली रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो सकता है. ठीक है, सिंपल सवाल है, करने लायक है. द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड इज. किसका डाउट है भैया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है. मेरा सर है ऑप्शन. चंद्रिका पूछी थी. हाँ, हमको ध्यान आ रहा है. टॉटोमेरिक ऑप्शन अगर लेकर के चले तो ठीक है, अच्छा सवाल है. जैसे एक चीज तुम लोगों को ध्यान होगा, टॉटोमेरिज्म में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था कि ये वाला पार्ट जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो इसके वजह से इसका फिनॉल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है. तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए ना ऑर्डर. रुक तो देखने देना. ये ऊपर वाले केस में भी हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, जबकि बीच वाले केस में तो कंसिडर नहीं कर सकते. ठीक है, एक ये ऑप्शन हो गया. उसके बाद थर्ड वाला पार्ट तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. 312 क्यों होगा? 312. हाँ, तो ऑप्शन दिया है बी, नहीं सी दिया है. ना ऑप्शन थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. थर्ड उसके बाद फिर 312 होना चाहिए. 1 और 2 में थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि 1 क्या दिया ऑप्शन? 231. नहीं, थर्ड वाला पार्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद बाकी है. ऑप्शन होगा. ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक और सवाल भी पूछी थी ना तुम शायद से. ये किसका सवाल है? ट्रांस टू ब्यूटीन. ओके. तेरे यार, इसमें तो सवाल में डाउट नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ बताया था? हाँ सर. तो बनने लायक सवाल नहीं है क्या? हाँ ठीक है, बन जाएगा. ओके. और एक था टॉटोमेरिज्म का. देख रहे सवाल होगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा. The observed dipole moment of nitromethane is higher than dipole moment calculated from electronegativity of carbon, nitrogen and oxygen. नाइट्रोमीथेन मतलब हो गया तुम्हारा CH3 के साथ N डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन वाला पार्ट.
is higher than the dipole moment calculated from electronegativity of, तो रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं। रेजोनेंस होने की वजह से जो चार्ज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा नहीं रेजोनेंस इफेक्ट नहीं, दिया है। नहीं हाइपर कंजूगेशन नहीं, रेजोनेंस इफेक्ट भी नहीं होगा, इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट होगा। हाइपर कंजूगेशन तो हम लोग कंसीडर ही नहीं करते हैं। CH3 के वही साथ NO2 है, CH3 के साथ NO2 है, तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला पार्ट अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही, और उसके अलावा माइनस आई इफेक्ट वाला पार्ट अगर लेके चलते हैं, यहाँ पे प्लस चार्ज होगा और यहाँ पे माइनस चार्ज भी होगा, तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप हो रखा होगा, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट आंसर होना चाहिए, हाइपर कंजूगेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर उसके बाद रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग टू, किसका डाउट है भाई ये? मेरा 54, ओके। रेसमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग, रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन अगर कराना है तो बाय मिक्सिंग टू ऑप्टिकल आइसोमर, ये किसका घटिया डाउट है? काइरल कंपाउंड दिया है। अरे कायरल कंपाउंड में मान लो कि हम एक मेथेनोइक एसिड वाले पार्ट से, या फिर मान लो कि कंपाउंड ए है, ठीक है, और कोई दूसरा टाइप का कंपाउंड बी है, मॉलिक्यूलर फॉर्म अलग है, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे थोड़े ना रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ऑप्टिकल आइसोमर ज्यादा सुटेबल, वैसे क्वेश्चन भी थोड़ा एरर है। डी ही किए थे, बी आंसर है। नहीं ठीक है, डी ऑप्शन आंसर होगा, थोड़ा वो भी सुटेबल आंसर नहीं, ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो डायस्टेरियोमर भी हो सकता है, तो बहुत अच्छा सवाल नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे डी ही है, ठीक है, थोड़ा घटिया सवाल है। फिर उसके बाद टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, हाँ भाई एक और सवाल देख लो, अच्छा सवाल ये, टॉटोमेरिज्म विल बी एग्जिबिटेड बाय, तो CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन के साथ N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा, पहला ऑप्शन। दूसरे वाले केस में कार्बन के साथ नाइट्रोजन दे रखा, कार्बन दे रखा और H दे रखा। थर्ड वाले केस में R3 मतलब कार्बन के साथ 3 कार्बन चेन दे रखा और यहाँ वाले पार्ट में नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे रखा। फोर्थ वाले ऑप्शन में R के साथ CH2 और उसके साथ NO2 दे रखा। यार बनने लायक सवाल नहीं है क्या? पहले वाले केस में टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, दूसरे वाले केस में पॉसिबल नहीं है, तीसरे में भी नहीं हो पाएगा, चौथे वाले केस में हो सकता है। R के साथ CH डबल बॉन्ड N OH एंड OH, सॉरी OH एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, तो टॉटोमर का फॉर्मेशन पॉसिबल है, लास्ट ऑप्शन होगा। टॉटोमरिज्म के लिए अल्फा कार्बन से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल होना चाहिए, तो यहाँ पे पॉसिबल है, मतलब ठीक है, आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा ये सवाल था ना, क्या सवाल? टॉटोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, टॉटोमरिज्म शो करेगा। कैसे? अच्छा इसमें कोई कमेंट भी किया था, सुधांशु कमेंट किया था ना कि नहीं शो नहीं करेगा? हम किए थे सर, शशांक। शशांक किया था, टॉटोमरिज्म शो करेगा, सोच के देखो कैसे करेगा, दिमाग लगाओ। सवाल तो अच्छा ही है। अच्छा एक सवाल और बाकी है, लास्ट वाले क्वेश्चन का हम केवल हिंट देंगे, मेरी क्लास का थोड़ा टाइम हो गया। हाँ भाई सुधांशु, टॉटोमरिज्म शो करेगा क्या? अल्फा कार्बन है सर इसमें तो। क्या है? अल्फा कार्बन अल्फा शो करेगा कि नहीं करेगा? करना चाहिए। अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो नहीं है इसमें। अल्फा कार्बन से थोड़े ना मतलब, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब। अल्फा हाइड्रोजन है तो सर इसमें। कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन? ये डबल बॉन्ड जो है उसके। ये हाँ अबे गधा आदमी, उधर का हाइड्रोजन हटता है जी। बुझाया? हाँ तो दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ। ये कैसे बना? क्या? एक मिनट नहीं इस अल्फा, समझ। इस वाले कार्बन से तो कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ का हाइड्रोजन हटाए, यहाँ माइनस चार्ज बना, ये रेजोनेंस में गया, ये रेजोनेंस में गया, O माइनस बना, तो बनेगा? अच्छा रेजोनेंस अच्छा होती नहीं। दम कर सकता है भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि अल्फा ही हाइड्रोजन होना चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन वाला पार्ट कहीं से हटे और रेजोनेंस वाला पार्ट हो पाए, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसलिए तो बोलता है क्वेश्चन बनाया करो, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। बढ़िया सवाल है वैसे ये। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्री रेडिकल वुड बी एक्सपेक्टेड टू बी मोर सिलेक्टिव? ये वर्ड कहाँ पे सुना है शारदा, कहाँ पे सुना है सिलेक्टिव? क्या? हेलोजिनेशन वाले पार्ट, वहाँ पे टर्म यूज किया था सिलेक्टिविटी रिएक्टिविटी प्रिंसिपल, और बोला था क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, ब्रोमीन इज सिलेक्टिव।
क्योंकि ब्रोमीन का रिएक्टिविटी थोड़ा कम होता है, जो सुकून के साथ आराम से रिएक्शन करता है, जहाँ पे इसको ज्यादा स्टेबल रेडिकल मिलता है। तो इन सारे ऑप्शंस में जो रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो सिलेक्टिव नहीं होंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे मतलब सबसे लेस रिएक्टिव होंगे वो सिलेक्टिव नेचर के होंगे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? तो पहले में रेजोनेंस नहीं हो सकता, थर्ड में नहीं हो सकता, डी में नहीं हो सकता, सेकंड में रेजोनेंस दिख रहा है, सेकंड वाला पार्ट सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा सिलेक्टिव नेचर का होगा, आराम से रिएक्शन करेगा। ठीक है, ठीक है समझ आया सबको? चलो ठीक है, आज से क्लास हम एंड कर रहे हैं। ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ वाले पार्ट को तुमको सेंड कर दिया जाएगा। एक सेकंड लाइन पे रहो, अभी हम सेंड कर देते हैं। एक बार देख लो कि तुम लोगों को ये चीज मिला कि नहीं मिला। कहाँ, टेलीग्राम में? टेलीग्राम में सेंड करेंगे। एक सेकंड। और ये जो लेक्चर हुआ है इसको हम अपलोड भी कर देंगे यूट्यूब पे, वहां से भी देखा जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखना चीज का। क्वेश्चंस और डालो भाई, क्वेश्चन और डालो। वैसे आज तो ज्यादा क्वेश्चन है, डिस्कशन करते करते टाइम निकल गया। मजा आया हमको सर डिस्कशन और करके। क्वेश्चन डाले थे हम पहले ही। यार हमको तो नहीं मिला, हमको तो जितना क्वेश्चन मिला सब हम उठा लिए। सर लास्ट डे जब डिस्कशन कर रहे थे उसी वक्त डाले थे। अच्छा तो ठीक है, हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा ध्यान रखना, एक बार हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उस चीज को। ठीक है, तो आंसर जो रिसेंड कर दे क्या? क्या रिसेंड कर दे क्या ग्रुप में? ठीक है, रिसेंड कर दो। आज के लेक्चर के बाद जो लिंक आज का आया है ना जूम वाला, उसके बाद हम जो भी आएगा वो सारा का सारा क्वेश्चन उठा लेंगे, तो ज्यादा दिक्कत होगा मेरे लिए भी। ठीक है, बट हमको भी मजा आया। थोड़ा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन डालो ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से। तो हमको नहीं आता वो तुम में से कोई बता देना, बट क्वेश्चन डालो। तुम लोग को भी रैंडम टॉपिक्स में रिवीजन करने को ये चीजें मिलेंगी। और हो सके तो ग्रुप में ज्यादा कमेंट बाजी मत करो ताकि क्वेश्चन उठाने में हम लोग को दिक्कत ना हो। बायो में सॉल्व तो करना, सर आंसर बोल ही देता है वहाँ पे। तो बायो में बोल देता तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम तो अभी रवि सर को मना भी कि सर मत कीजिए, डिस्कशन का सारा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन वहाँ पे है, लेकिन जैसे मान लो यहाँ स्क्रीन पे डिस्कशन की है तो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखा, ठीक है, पहले से भी सॉल्व कर लिया अच्छी बात है, लेकिन ऑन द स्पॉट क्वेश्चन देखा तो तुमको भी तो फायदा मिलेगा ना। ज्यादा बेटर ये है तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना जितना क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और उसको पोस्ट करते जाओ आप लोग। और जैसा अभी लॉकडाउन थोड़ा कम हुआ है तो सर लोग खाली होना शुरू हो रहे हैं, सर लोग अब आने के लिए अवेलेबल है। तो डाउट क्लास है, जैसे मेरा इतना सारा जो बैच लगा उसमें से 2 बैच निहार सर आराम से लेंगे, तो अपना डिस्कशन का टाइम बढ़ा सकते हैं आराम से। जो मेरा ये है डाउट डिस्कशन का टाइम, इसको आराम से इंक्रीज करते चले जाएंगे। तो डिस्कशन का सेशन बढ़ाएंगे। क्वेश्चन रैंडमली सॉल्व करो, तो उस ग्रुप में बस क्वेश्चन पोस्ट करो ताकि जब भी रिवीजन का टाइम हो या फिर डिस्कशन का टाइम हो तो उस टाइम पे इंस्टेंटली क्वेश्चन सॉल्व करने का मौका मिले। इस डिस्कशन के लिए बस डिस्कशन का कंसेप्ट ही यही है। अगर पहले से सॉल्व कर लेंगे तो फिर यहाँ पे डिस्कशन करने का फायदा क्या? फिर घर में बैठ के दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारा ज्ञान थोड़े ना जानना है किसी को, रिवीजन करना है। जितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा रिवीजन होता चला जाएगा। ठीक है, और तुम लोगों का नीट का फुल सिलेबस जो 4 है वो लाइव हो जाएगा आज। पेपर तो करेक्शन हो चुका था, हम लास्ट क्लास में लाइव नहीं कर पाए, मतलब कल तो लाइव हो जाएगा। पेपर जाकर के अटेंड करना शुरू करो। और देखते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हम किसी दिन सुबह तुम लोगों का मंडे मतलब संडे को नहीं, उससे पहले ही किसी दिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये है आइसोमरिज्म वाला टॉपिक है तो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना तुम लोगों का काम है। सब लोग इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो ताकि किसी का क्लास ना छूटे। क्लास छूटेगा तो हम नहीं जानते भाई, क्योंकि कोई भी उसमें टेलीग्राम ग्रुप में आता भी नहीं है, लिंक भी डालते तो भी लोग सोते रहते हैं आराम से। उसके ध्यान रखना थोड़ा इस चीज का। ठीक है, चलो मीटिंग इन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलता है।